हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा जो ये थियोरेटिकल बात जो कही गई है क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक एग्जांपल से हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, क्या सारा जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट होगा? और जो हीट है क्या वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? देखो, सिंपल सी बात है। अभी आप अपने हाथों को रब करो, ठीक है। रब करो, करा आपने, अपने हाथों को रब किया, तो आप ये क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। इस वर्क को करने की वजह से आपका जो काम है, ठीक है, ये जो वर्क करने की वजह से ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हीट में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। इतना सही है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन क्या ये जो हीट है ये दोबारा से आपके वर्क में कन्वर्ट हो पाएगी? यानी कि जो हीट यहाँ पे रिलीज हुई है क्या वो किसी काम में कन्वर्ट हो पा रही है? बताओ, हो पा रही है? नहीं समझे। एक और एग्जांपल देती हूँ। ये मेरा कप है, ठीक है। इसमें रखी है मेरी चाय जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो अब मैं चाय पी रही हूँ। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? जो ये चाय है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हॉटर बॉडी से जो एयर है उसकी तरफ क्या जा रहा है? ये मतलब जो चाय है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे ठंडी हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हीट का हॉटर से कोल्डर की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एयर की वजह से मेरी चाय जो ठंडी हुई है वो गर्म हो जाए? इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एयर की वजह से, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपना कप यहीं पे रख दिया है खुली जगह में, ठीक है, इसको ठंडे होने दिया। अब कुछ टाइम बाद मैं चाहती हूँ ये गर्म हो जाए, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्या ये एयर जो है इस चाय को गर्म कर देगी? क्या ये जो हीट हमने रिलीज़ करी है क्या ये हीट एब्जॉर्ब हो करके चाय गर्म हो जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के? ठीक है, मैं इस कप को कुछ नहीं उठाने वाली, ना ही मैं इसको गैस पे रखने वाली हूँ। क्या ये चाय गर्म हो जाएगी? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हॉटर बॉडी का कोल्डर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना हीट का, ये तो एप्लीकेबल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कोई सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये जो है कन्वर्जन कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें ये प्रैक्टिकली हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है कि आपको कहाँ पर जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कहाँ पर किस डायरेक्शन में ये होना है, ठीक है। सो बेसिकली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच रिलाइज ऑन ए कॉन्सेप्ट नोन एज एंट्रोपी। यानी कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो रिलाई करता है कॉन्सेप्ट एंट्रोपी पे। एंट्रोपी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये चीज़ क्या होगी। मतलब मान लो आपके पास 50 कार्ड्स हैं, ठीक है, या 50 कॉइन्स ही है, 50 कॉइन्स आपके पास, तो आप नहीं बता सकते कि आपका कितनी बार हेड आएगा और कितनी बार आपका
टेल आएगा, ठीक है। नहीं बता सकते ना, क्या पता आपका पूरे 50 के 50 बार हेड आ जाए, क्या पता पूरे 50 की 50 टाइम्स टेल आ जाए। तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, डिसऑर्डरनेस है। डिसऑर्डरनेस को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये एक रूम है, इसमें आपने सारा सामान जो है वो फैला रखा है, ठीक है। तो जितना ही सामान फैला रहेगा, तो यही क्या है, डिसऑर्डरनेस है। इसी डिसऑर्डरनेस की वजह से क्या होगी, एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर आप इसी सामान को अरेंज कर दोगे, इस तरह से अरेंज कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या डिक्रीज़ हो रही है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़? ओके। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रिलाई करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पे। एंट्रोपी बेसिकली मेजर करती है डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। सो एंट्रोपी ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ मच एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। और इसके साथ साथ ये बताती है कि कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए। द मोर डिसऑर्डर्ड ए सिस्टम एंड द हायर द एंट्रोपी, यानी कि जितना डिसऑर्डरनेस रहेगा उतनी ही एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और अगर आपका डिसऑर्डरनेस कम है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी, ओके। सो द लेस ऑफ सिस्टम एनर्जी इज़ अवेलेबल टू डू वर्क। द लेस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में डिसऑर्डरनेस है और हायर एंट्रोपी, तो लेस सिस्टम एनर्जी अवेलेबल है टू डू वर्क, ओके। सो ऑल दो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन डू टू वर्क, यानी कि हर तरह की एनर्जी जो होती है वो काम कर सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द एंटायर अवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एनर्जी को, सारी मतलब देखो, एनर्जी को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वर्क के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी एनर्जी है वो सभी आप वर्क में यूज़ कर लो। बेसिकली जब आप कोई काम करोगे तो आपकी एनर्जी का लॉस तो होगा ही ना, सारी आप 100% एफिशिएंसी तो नहीं दे सकते। आपके अंदर जितनी एनर्जी है, क्या आप पूरा अपना 100% दे सकते हो, पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा, चाहे वो ट्रांसफ़र हो रहा है चाहे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा वो लॉस ज़रूर होगा एनर्जी का, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? सो एंट्रोपी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डिटरमाइन वेदर दे आर रिवर्सिबल और इम्पॉसिबल डिस्पाइट। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ओके, हाँ जी। सो एंट्रोपी प्रिडिक्ट करती है कि किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है। बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब चाय जो हो गई है मेरी ठंडी हो गई है, वो दोबारा से अपने आप से तो गर्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और इम्पॉसिबल होते हैं कि वो दोबारा से सेम उसी स्टेज पर आ सके, ठीक है। सो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, वो एक साइड तो काम करेगा, ठीक है। यानी कि जब इरिवर्सिबल है रिएक्शन, उस टाइम पे तो काम कर रहा है। यानी कि जब आपकी चाय गर्म है तो वो हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन सेकंड केस में जिसमें कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र होना था, उस टाइम पे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि आपने चाय को ऐसे ही रखा है वो खुद से गर्म हो गई हो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और इसी के अंदर दो स्टेटमेंट्स आते हैं, क्लेविसियस स्टेटमेंट और कैल्विन प्रैंक का स्टेटमेंट। क्लेविसियस स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने बोला था कि ये इम्पॉसिबल है स्पॉन्टेनियस फ्लो होना किसी हीट का कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में, ठीक है। यानी कि किसी ठंडी बॉडी से किसी गर्म बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। कैल्विन प्रैंक क्या कहते हैं, कैल्विन प्रैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इम्पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी मशीन बना पाए जो कि पूरी 100% एफिशिएंसी देता हो, यानी कि जो आप 100% हीट को कन्वर्ट कर सके वर्क में, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। जब भी आप हीट ट्रांसफ़र करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा हीट का वो लॉस ज़रूर होगा, ओके। So without the help of external agency, a spontaneous process can't be reversed.
यानी कि अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाय को, जो चाय ठंडी हो चुकी है उसको दोबारा गर्म करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई ना करें। ठीक है, जब तक आप खुद से खड़े होकर वो गैस पे गर्म करके नहीं लाएंगे, जब तक वो चाय गर्म नहीं होगी। ठीक है, या माइक्रोवेव में जब तक अपनी चाय जो है वो गर्म नहीं करेंगे, जब तक वो गर्म नहीं होगी। ओके, क्लियर इतनी चीज़? ओके, चलिए। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, सो इन विच आई एम डिस्कसिंग अबाउट एंट्रोपी। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है एंट्रोपी की, चेंज इन एंट्रोपी की? बेसिकली जो फॉर्मूला है एंट्रोपी का वो क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू क्या है, इसमें हीट है जो कि ट्रांसफ़र होती है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, क्यू जो होता है पॉजिटिव रहता है जब हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है, सो हीट ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम, जब हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब ये सिस्टम से बाहर निकल रही है उस टाइम पे जो हीट होती है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, हीट जब ट्रांसफ़र आउट हो रही है उस टाइम पे जो हीट रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ओके, और एसआई यूनिट जो होती है एंट्रोपी की वो क्या होती है, जूल पर केल्विन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या, हीट है। ठीक है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। टी क्या है, टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो जूल पर केल्विन क्या हो गया आपका, एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, so this is the main line of second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics state that total entropy of a system either increase or remain constant in a spontaneous process. यानी कि second law of thermodynamics क्या कहता है कि total entropy जो है किसी भी सिस्टम की, या तो वो increase होगी या वो constant रहेगी एक spontaneous process के अंदर। ठीक है, वो कभी भी decrease नहीं हो सकती है। So an important implication of this law is the heat transfer energy spontaneously from higher to colder या लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने देखा होगा जब हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में। ठीक है, कोल्डर बॉडी में। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है स्पॉन्टेनियसली, तो ये क्या इसका बेस्ट एग्जांपल है। बट नेवर स्पॉन्टेनियसली इन द रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन कभी भी ये क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में कभी भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीज फॉर हीट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्डर। तो इसी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी है, जो एंट्रोपी है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं जब हीट जो है ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इस चीज़ को आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, किस चीज़ को, जैसे मैंने बोला कि एंट्रोपी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते हो, अगर आपने, या आपका रूम है, ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत सारे मार्बल्स गिरा रखे हैं। ठीक है, मार्बल्स पड़े हुए हैं, अगर आपने इन मार्बल को एक कप के अंदर अरेंज कर दिया, ठीक है, सभी मार्बल्स को आपने कप के अंदर रख दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिसऑर्डरनेस तो ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपकी एंट्रोपी जो रहती है वो इंक्रीज़ होती है और रिमेन कांस्टेंट रहती है एक प्रपोर्शन में। ठीक है, और कब आपकी एंट्रोपी, बेसिकली अगर हम फॉर्मूले से देखें तो कब आपकी एंट्रोपी डिक्रीज़ कर सकती है, जब आपका डेल्टा एस, ये डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एस यू लिख रही हूँ, सराउंडिंग। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा एस का। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ टोटल यानी कि ये कब नेगेटिव होगा, ये तब नेगेटिव होगा जब डेल्टा एस जो है सराउंडिंग का वो तो नेगेटिव है, और डेल्टा एस जो है सिस्टम का वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो सराउंडिंग है वो क्या है, पॉजिटिव है। उनका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है,
हायर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक आपका ये जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो ये है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि बिना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आप एग्जांपल्स देखते हैं अपने डेली लाइफ में भी, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप ये चाय वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, डेली लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। दूध का एग्जांपल देख लीजिए, वो भी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। कभी आपने देखा कि दूध रखा रखा खुद से गर्म हो गया? नहीं होता ना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शो करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।